नमस्कार, मैं हूं विवेक लॉ। हमारे देश में हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाना चाहते हैं। हर माँ बाप का सपना होता है कि वो भले ही अच्छी एजुकेशन हासिल नहीं कर पाए हो, लेकिन उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन क्या देश में माँ बाप की इस मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि नर्सरी और प्राइमरी के एडमिशन में ही लाखों रुपए की फीस ली जा रही है। आखिर आजादी के 70 साल बाद हम कहां खड़े हैं? क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक अफोर्डेबल और अच्छी एजुकेशन देने में नाकाम रहे हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो हर किसी को परेशान कर सकते हैं, क्योंकि कई माँ बाप अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्कूलों की फीस भरने में लगा रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि जहां लोगों को लगता है कि फीस बहुत ज्यादा है, वो इसके खिलाफ बोलते भी हैं। कई शहरों में प्रदर्शन तक हो चुके हैं। ऐसे में अगर आप भी अच्छी एजुकेशन के अपने अधिकार की आवाज उठाना चाहते हैं तो ये शो आज आपके लिए है। जिस देश में हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हो, उस देश में क्या स्कूल फीस एक अभिशाप बनती जा रही है? जिस देश में आजादी से पहले निरक्षरता एक अभिशाप की तरह थी, उस देश में अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उससे हर साल लाखों रुपए की फीस कैसे भरवाई जा रही है? आज डीएनए मनी में ये है आपकी जिंदगी से जुड़ा वो मुद्दा जिसका हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। आज हमारे देश में बच्चों को पढ़ाना कोई बच्चों का खेल कतई नहीं है। देश में बहुत कम ऐसे माता पिता होंगे जिन्हें अपने बच्चों की स्कूल फीस को लेकर चिंता नहीं होती हो। दूसरी तरफ स्कूल हैं कि हर बढ़ती क्लास के साथ फीस में 10 से 20% की बढ़ोतरी कर देते हैं। ये दर महंगाई दर से भी ज्यादा है। मतलब साफ, हर साल बच्चों की फीस 10 से 20% बढ़ जाती है और कई लोगों की सैलरी भी इतनी नहीं बढ़ती। यानी आपके बजट या कमाई का एक बड़ा हिस्सा तो अब पब्लिक स्कूल या यूं कहें कि प्राइवेट स्कूलों की फीस भरने में ही खर्च हो जाता है। अगर आप फैमिली आप देखेंगे, उसके अंदर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर आप भेजना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो आप मान के चलें कि आपका साल का 2 लाख रुपया लगेगा। और इसी को अगर आप गणित को आगे बढ़ाएं, 18 साल से करेंगे तो ये 36 लाख की राशि होती है। ऊपर का खर्चा तो अभी हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर जो इन्फ्लेशन है वो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। और जो फ्यूचर की आपकी हायर एजुकेशन की नीड है वो भी आपको काउंट करनी पड़ेगी। अगर आप इन्फ्लेशन को पूरा कंट्रोल करके, मैप करके अगर आप नंबर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आप कम से कम 2 से 3 करोड़ की राशि का आपको प्रोविजन करना पड़ेगा। एसोचैम की 13 मई 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2005 से 2015 के बीच स्कूल फीस में 150% का इजाफा हुआ है। स्कूल पर सालाना खर्च 55,000 रुपए से बढ़कर 1,25,000 रुपए हो गया है। स्कूलों द्वारा नर्सरी में प्राइमरी से ज्यादा फीस वसूली जा रही है। बच्चों के बढ़ते क्लास के साथ साथ स्कूल्स फीस में भी बढ़ोतरी करते हैं। डोनेशन के नाम पर तो कभी बैग, जूतों, कपड़ों के मनमाने दाम लगाकर स्कूल बच्चों के अभिभावकों से ज्यादा फीस वसूल रहे हैं। अधिकतर स्कूल किताबों के लिए दुकान तय करते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल इवेंट्स के नाम पर बार बार वसूली की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो बुक्स को भी कंसेशन होना चाहिए। इट हैज़ टू बी मोर, मतलब कम होना चाहिए उसका प्राइसेस, बिकॉज दिस इज मोर ऑफ अ राइट। एक सबका एक अधिकार होता है ये एजुकेशन। उसको इतना एक्सपेंसिव बनाने से अच्छा स्कूल, सबका मन करता है कि अच्छे स्कूल में ही अपने बच्चे को डालें, एजुकेशन सबका बेस्ट दें। पर स्कूल फीस के डर से अगर कोई अच्छा नहीं दे पाए सो वो गलत है। कई राज्य फीस पर लगाम लगाने के लिए कानून ला रहे हैं, लेकिन कानून का पालन कराने में राज्य सरकारें भी फेल हो रही हैं। मजबूरन कई मामलों में तो लोग हाई कोर्ट तक चले गए। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में भी कई मामले सुनवाई के लिए लंबित हैं। अब सवाल ये कि पब्लिक स्कूलों के नाम पर खुली इन दुकानों पर क्या रेगुलेशन की जरूरत है? जब ये प्राइवेट स्कूल हैं, तो पब्लिक स्कूल क्यों लिखते हैं? प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों के बीच इतना अंतर क्यों है? क्या आजादी के 70 साल बाद भी सारी सरकारें प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन देने में नाकाम रही हैं? देश में इतने कम केंद्रीय विद्यालय क्यों?
आज डीएनए मनी में हम इन तमाम मुद्दों का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मनी रिपोर्ट। आज हम डीएनए मनी में प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फीस का विश्लेषण कर रहे हैं। इसके बारे में हम कोई और बात करें इससे पहले हम दिल्ली हाईकोर्ट के एक ताजा फैसले को आपके सामने रखना चाहते हैं कि कैसे प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ाने के लिए कोर्ट तक पहुंच रहे हैं। लेकिन वो तो भला हो हमारी जुडिशरी का, जहां प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चल पा रही। प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ाने को लेकर तरह तरह की कोशिशें कर रहे हैं। इसके लिए नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूलों का संगठन है, इसने एक याचिका दायर की थी कि वो अपने शिक्षकों और कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी देना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें स्कूल की फीस बढ़ानी होगी। लेकिन उनकी इस दलील से दिल्ली हाईकोर्ट सहमत नहीं हुआ और फीस बढ़ाने को लेकर कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट का ये आदेश 15 जनवरी को आया, जिसमें उसने अपने पुराने आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया, जिसके तहत प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने पर रोक लगाई गई। हालांकि कोर्ट में दायर याचिका में प्राइवेट स्कूलों ने तर्क दिया कि फीस बढ़ाना उनका अधिकार है और इसे छीना नहीं जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्राइवेट स्कूलों की एक्शन कमेटी को फटकार लगाते हुए ये भी कहा कि कोर्ट इस तरह के प्रॉक्सी मुकदमेबाजी की इजाजत स्कूल को नहीं देगा। किसी स्कूल को परेशानी है तो वो खुद व्यक्तिगत रूप से आकर याचिका दायर करे। आपको बता दें कि फीस बढ़ाने वाले मामले को लेकर एएसएन पब्लिक स्कूल मयूर विहार के 88 बच्चों ने कोर्ट में याचिका दी थी कि फीस न बढ़ाई जाए। स्कूली बच्चों की तरफ से पेश हुए वकील खगेश झा ने कोर्ट को बताया कि स्कूलों के पास पर्याप्त पैसा है, ऐसे में फीस बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि दिल्ली के ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों ने अपने शिक्षकों और कर्मचारियों को जब 6वें पे कमीशन का ही लाभ नहीं दिया तो फिर 7वें वेतन आयोग के नाम पर फीस बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि बाद में कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तारीख तय कर दी है। आपको बता दें कि 20 दिसंबर 2017 को हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को 7वें वेतन आयोग लागू करने के नाम पर फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी थी और इसी आदेश का जिक्र दोबारा करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि उसे अपने 20 दिसंबर 2017 के आदेश में कोई खामी नहीं दिख रही है। फिर भी स्कूलों को कोई परेशानी है तो वो अदालत आ सकते हैं। कोर्ट ने एसोसिएशन को तुरंत कोई राहत देने से इनकार कर दिया। डीएनए मनी रिपोर्ट। किसी भी नौकरी करने वाले व्यक्ति का सालाना इंक्रीमेंट अधिकतम 5 से 10% तक का होता है। इसी तरह कोई अगर रेंट पर रहता है तो हर साल 10% किराया बढ़ाया जाता है। लेकिन यह नियम प्राइवेट स्कूलों पर लागू नहीं होता। अलग अलग इंडस्ट्री पर आंकड़े जारी करने वाली संस्था एसोचैम के मुताबिक पिछले 10 साल में प्राइवेट स्कूलों की फीस 150% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। बढ़ती स्कूल फीस पर कई स्टडीज भी हुई हैं। एसोचैम ने मई 13, 2015 में एक रिपोर्ट राइजिंग स्कूल एक्सपेंसेस अर्क्स पेरेंट्स में बताया था कि भारत में स्कूल फीस में पिछले 10 सालों में यानी 2005 से 2015 तक 150% तक बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से बड़े शहरों में रहने वाले सैलरीड पेरेंट्स के लिए ट्यूशन फी और बाकी के खर्चों को मैनेज करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। माता पिता के पास मौजूद संसाधन और कमाई का एक बड़ा हिस्सा स्कूल की फीस में चला जाता है, जिससे उनके पास दूसरे खर्चों के लिए पैसे नहीं बचते। एसोचैम के सर्वे को दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, देहरादून, पुणे, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, चंडीगढ़ जैसे शहरों के 1600 वर्किंग पेरेंट्स के साथ अप्रैल और मई 2015 में किया गया था। सर्वे में पता चला था कि 10 में से 9 पेरेंट्स के लिए पढ़ाई के बढ़ते खर्च को उठाने में तकलीफ होती है। 70% पेरेंट्स ने कहा कि उनकी कमाई का 30 से 40% हिस्सा उनके बच्चों की पढ़ाई में लग जाता है, जिसकी वजह से उनके घरेलू बजट को मैनेज करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या बजट कम हो जाता है। प्री स्कूल, जिसमें 3 से 5 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं, उसके 1 साल की पढ़ाई में लगभग 35,000 से 75,000 तक का खर्च आता है।
इन खर्चों में स्कूल की यूनिफॉर्म, किताबें, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, स्कूल ट्रिप्स, स्कूल अपग्रेडेशन के लिए कंट्रीब्यूशन, स्कूल एड्स जैसी चीजें शामिल होती हैं। सर्वे में 80% लोगों ने इस बढ़ती फीस, जिसमें ट्यूशन फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, डेवलपमेंट फीस और एक्टिविटी फीस शामिल है, को लेकर चिंता व्यक्त की थी। अब सवाल ये है कि अगर प्राइमरी और नर्सरी के बच्चों का खर्च ही लाखों में होगा, तो भविष्य में इन बच्चों के लिए पेरेंट्स कैसे सेविंग कर पाएंगे? जैसे आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, इसी तरीके से आपको एजुकेशन प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। इसके अंदर थोड़ी सी मुश्किल बात यह है कि एक तो आप दर नहीं तय कर सकते कि मेरी जो इन्फ्लेशन की दर है वो किस दर से बढ़ेगी एजुकेशन के लिए, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। पर आपके कंट्रोल में ये ज़रूर है कि जो राशि आप सेव कर सकते हैं, क्या मैं उसको हर साल इतनी बढ़ा दूं ताकि जो मेरी इन्फ्लेशन की अमाउंट है उसको वो कवर कर पाए। आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि अगर आप डोमेस्टिक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो आपको 8 से 10% के हिसाब से हर साल आपको अपनी राशि को बढ़ाना पड़ेगा सेव करने के लिए। बच्चों को स्कूल में पढ़ाना एक आशियाना खरीदने से भी महंगा हो गया है। 85,000 हम लोग पे कर रहे हैं, साथ साथ हम लोग को ये भी करना पड़ता है क्लास वगैरह, और मतलब मिडिल क्लास फैमिली के लिए दिस इज़ नॉट गुड एक्चुअली। कि मतलब मेरे पास तो चलो एक ही बच्चा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिसके पास 2-2, 3-3 बच्चे हैं, तो अफोर्ड नहीं कर सकते मिडिल क्लास फैमिली। ज्यादातर बड़े शहरों में लोग घर को लेकर पहले ही परेशान हैं, ऐसे में बढ़ती स्कूल फीस और मुसीबत खड़ी कर रही है। DNA मनी रिपोर्ट। फीस को लेकर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का दर्द वही जानता है जिसके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। दरअसल अच्छी एजुकेशन दिलाना माँ बाप का सिर्फ सपना नहीं होता, बल्कि यह हमारे बच्चों का हक है। वैसे थोड़े दिनों पहले एक फिल्म आई थी हिंदी मीडियम, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का एडमिशन करना एक जंग जीतने जैसा है। यहां तक कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने के चक्कर में कई बार माँ बाप को सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। सरकारी स्कूल में जाएगी तो कुछ नहीं सीख पाएगी, कोई अंग्रेजी में बात करेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी, फिट नहीं हो पाएगी ना सोसाइटी में, तो लोनली और डिप्रेस हो जाएगी। हमने भी सोचा हमारी बच्ची अंग्रेजी स्कूल में पढ़ लिख लेगी तो भाई हाई फाई हो जाएगी, तो हमने उसके स्कूल के एडमिशन के लिए सब कुछ किया। बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने की टेंशन किसी भी माँ बाप के लिए तब से शुरू हो जाती है जब बच्चा पैदा होता है। इसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी एजुकेशन खर्च बढ़ते रहते हैं। एक बार को कोई व्यक्ति किसी भी तरह महंगी फीस को अफोर्ड भी कर ले, तो भी एडमिशन को लेकर जिस तरह की मारामारी मचती है, वो किसी से छुपी नहीं है। स्कूलों के बाहर फॉर्म लेने के लिए लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। कई स्कूलों के बाहर तो रात में ही पेरेंट्स लंबी लाइनों में खड़े हो जाते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि किसी एक रोज आप इतनी मेहनत कर ले तो आपको स्कूल का फॉर्म मिल ही जाए। 4 स्कूलों के रिजल्ट आ गए, हमारे पिया का नाम नहीं आया कहीं। एक ऑप्शन है, फॉर्म भर दीजिए ना। बच्चों को पढ़ाने की इस जद्दोजहद में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी नौबत आ क्यों गई है? हमारे सरकारी स्कूल इतने सक्षम क्यों नहीं है? क्या प्राइवेट और सरकारी स्कूलों का अंतर इतना ज्यादा हो गया है कि हमें ना चाहते हुए भी प्राइवेट स्कूलों की तरफ देखना पड़ता है? दरअसल हिंदी मीडियम फिल्म को इस समय के एजुकेशन सिस्टम का एक आईना मान सकते हैं, क्योंकि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का ये मुद्दा जितना सिस्टम में जकड़ा हुआ है, उतना ही सोसाइटी जनित भी है। मान लीजिए आप दिल्ली के किसी मध्यम वर्गीय इलाके में रहते हैं और एक बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है और दूसरा किसी प्राइवेट स्कूल में, तो सोसाइटी में उसी तरह की असमानता देखने को मिल जाती है। सरकारी स्कूल में जाएगी तो कुछ नहीं सीख पाएगी, कोई अंग्रेजी में बात करेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी, फिट नहीं हो पाएगी ना सोसाइटी में, तो लोनली और डिप्रेस हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि क्या प्राइवेट स्कूलों में फीस और एडमिशन की प्रक्रिया इतनी कठिन होनी चाहिए? क्या प्राइवेट स्कूलों को एजुकेशन के नाम पर बिजनेस चलाना बंद नहीं करना चाहिए? क्योंकि बच्चों की मोटी फीस भरने के लिए क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड यानी रहन सहन के तरीके में भी बदलाव करना पड़ता है। अब कुछ नहीं हो सकता, आपको गरीब थोड़ी बन जाएंगे। तो बन जाते हैं ना गरीब। इस फिल्म की तरह आज हम प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस और एडमिशन के प्रोसेस पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि इस भागदौड़ के चक्कर में उन बच्चों को सही एजुकेशन नहीं मिल पा रही जिनके माँ बाप महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए इस मसले पर सरकारों को ये सोचने की जरूरत है कि कैसे इस मुद्दे को सुलझाया जाएगा ताकि शिक्षा के अधिकार को किसी से छीना ना जाए। DNA मनी रिपोर्ट। और आइए अब आपको बताते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर
कुछ चीजें इस वक्त खबरों में। साथ ही आपको बताएंगे कि हम अपनी जीडीपी का कितना हिस्सा एजुकेशन पर खर्च करते हैं। ये आपको बताएंगी स्वाति राय। शुक्रिया विवेक। वैसे ये सही बात है कि स्कूल में एडमिशन कराना, फिर उस स्कूल की फीस को भरना वाकई हर माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा जद्दोजहद का आजकल काम होता जा रहा है। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों की फीस बेतहाशा बढ़ रही है लगातार। लेकिन आपको बताएं कि स्कूल फीस पर ये आर पार अभी की बात नहीं है, पहले से ये आर पार जारी है। और उसी के तहत जो खबरें आजकल है वो उसके तहत आपको बताएं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बढ़ी हुई स्कूल फीस पर रोक लगा दी। अब मामले की अगली सुनवाई इस पूरे में 1 फरवरी 2018 को होने जा रही है। दरअसल दिल्ली के जो स्कूल है 7 से 15% तक फीस बढ़ाना चाहते थे। अब ऐसे में क्या हुआ कि ये भी आपको बताएं कि इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई है। लेकिन इस पूरे मामले में जो गुजरात है उसमें स्कूल फीस पर अलग से कानून आया हुआ है और गुजरात ऐसा पहला राज्य है जहां पर प्राइवेट स्कूल की फीस तय हुई है। मतलब क्या ऐसे में गुजरात की तर्ज पर ही बाकी ऐसे राज्य होंगे जो प्राइवेट स्कूलों की फीस को कैप करेंगे या तय करेंगे? ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि शिक्षा पर कितना खर्च होता है। भारत शिक्षा पर जीडीपी का 3.3% ही खर्च करता है। विकसित देशों के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमेशा 126 साल लग जाएं जब हमारा जो खर्च है जीडीपी में जो उसकी कंट्रीब्यूशन है उसमें शिक्षा का काफी अच्छा खर्च हुआ। 20% टीचर जो है वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के स्टैंडर्ड से नीचे है। हर एक जो टीचर है उसका जो लेवल है, जो स्तर है वो अच्छा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू NCTE। और ये जो पूरी रिपोर्ट्स हम दिखा रहे हैं आपको, एसोचैम एडुकॉम रिपोर्ट 2016 की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। वहीं दिल्ली में एडमिशन की दौड़ का इस वक्त क्या स्वरूप है जरा ये भी समझिए। 1700 प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन शुरू हो गए हैं। 17 जनवरी तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। कई स्कूलों में 100 पॉइंट सिस्टम भी जारी किए हैं जिसके तहत एडमिशन बच्चों का आप कराते हैं। कई पेरेंट्स 30 स्कूलों में फॉर्म भी भर रहे हैं। कम से कम 1-2 स्कूलों में तो नाम आ जाए बच्चों का। एडमिशन प्रोसेस की जानकारी हालांकि यहाँ पर स्कूल्स को वेबसाइट पर देना जरूरी है जो कि तमाम अभिभावकों के लिए जरूरी होती है। दिल्ली में हालांकि अगर आपको एडमिशन से जुड़ी हुई कोई शिकायत करनी है तो ये वेबसाइट नोट कर लीजिए www.doepvt.delhi.gov.in। तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए अगर आपको कोई शिकायत करनी है तो यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर भर सकते हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसे पेरेंट की कहानी जो अब दूसरे स्कूल में इसलिए एडमिशन कराना चाहते हैं क्योंकि मौजूदा स्कूल की फीस इतनी ज्यादा हो गई है कि वो इसे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। चाहता है कि उनके बच्चे का जो एडमिशन है वो एक अच्छे स्कूल में हो जहां उनको फैसिलिटीज़ और एजुकेशन डिपार्टमेंट काफ़ी बेटर मिले। और इसी चक्कर में वो कभी सरकारी स्कूल का ऑप्शन नहीं चुनते क्योंकि वहां वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जो प्राइवेट स्कूल उन्हें दे पाता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल अब जो है फीस के नाम पर इतना ज़्यादा लूट मचा चुका है कि वो परेशान होकर अब वो ये सोचने लगे कि अब शायद उन्हें स्कूल ही बदलना पड़े। और ऐसी कोई हालात में हमारे साथ एक फैमिली है जो चाहती है कि वो अपना स्कूल बदल ले, अपने बच्चे का स्कूल बदल ले और अलग जगह एडमिशन कराए क्योंकि जो फीस है वो एक मिडिल क्लास फैमिली तो शायद अफोर्ड ना ही कर पाए। तो मैं उन्हीं से बात करूंगी और बताऊंगी कि किस तरीके का फीस डिमांड की जा रही है प्राइवेट स्कूल में और क्या हालात है। मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में है और फीस कितनी डिमांड की गई है? राइट नाउ वो सीनियर केजी में है। अभी नेक्स्ट ईयर फर्स्ट में आएगा तभी उसकी फीस होगी 1,53,000 पर एनम। और राइट ना अभी सीनियर केजी में उसकी फीस है 93,000। ओके, तो सो देयर इज अ बिग डिफरेंस ऑफ 60,000। करेक्ट। तो वही क्या प्लान है आपके? क्या आप स्कूल बदलना सोच रहे हैं या अपने मैनेजमेंट से बात की है? नहीं, मैं चेंज कर रही हूँ स्कूल क्योंकि मैनेजमेंट को सब होगा, नो डाउट, तो सब बात करेंगे, वो सब प्रोसेस चल रहा है। पेरेंट्स का ग्रुप बन रहा है, सोशल मीडिया पे सब डिस्कशंस चल रहे हैं, लेकिन एट द एंड कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। इसलिए बेटर है कि मैं अपना स्कूल चेंज कर दूँ जहाँ पे फीस इतनी प्रॉपर हो कि हम लोग मिडिल क्लास को एटलीस्ट वो भर सके। करेक्ट। तो क्या ये चीज़ आपको पहले पता थी कि जब ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में चला जाएगा तो इतना डिफरेंस आ जाएगा? जो 93,000 आप सीनियर केजी में आपने पे किया है, फर्स्ट में जाके सीधा 1,50,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतना बढ़ जाएगा। ये जानकारी आपको पहले से थी? नहीं थी। हम लोग को बोला गया था 10% हाइक, बट 10% हाइक वी थॉट दैट विल बी ऑन 93,000,
बट नहीं, वो लोग अपने जो करंट फर्स्ट स्टैंडर्ड की फीस है उस पर 10% बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये इस साल वो 10% से भी कुछ ज़्यादा है। लास्ट अगर हम लोग की जानकारी के हिसाब से हम लोग ने सोचा था 1,10,000 के आसपास कम से कम होगी, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ लो, लेकिन 1,10,000 हम लोग ने सोचा था, लेकिन ये इस बार 1,53,000 हो गया, जो आउट ऑफ कंट्रोल है और ये ऑलमोस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये जो आपने मुझे बताया सीनियर में 93,000 आपने पे किया है पूरे इस साल का, उस हिसाब से फैसिलिटी दी जा रही है स्कूल में? यस, स्कूल में फैसिलिटीज़ है, नो डाउट, प्राइवेट स्कूल है तो अच्छी फैसिलिटीज़ है, लेकिन तभी की क्या बात है, जूनियर सीनियर में स्टेशनरी बुक्स सब कुछ इंक्लूडेड था, लेकिन आफ्टर फर्स्ट स्टैंडर्ड व्हेन ही कम्स इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड वो सब एक्सक्लूडिंग हो जा रहा है। मतलब जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगा और 1,50,000 होगा तो चीजें एक्सक्लूड हो जाएगी? यस, वो 1,50,000 सिर्फ ट्यूशन फीस है। उसकी स्टेशनरी नहीं है, उसके यूनिफॉर्म्स नहीं है, उसकी कोई बैग्स यानी कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, वो सब एक्स्ट्राज है। इवन ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट इंक्लूडेड। तो जो 1,50,000 आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में पे करने की स्कूल बात कर रही है वो सिर्फ ट्यूशन फीस है? यस, इट्स ओनली ट्यूशन फीस। ओके, तो व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? अब आप क्या करना चाहेंगे कि मैं स्कूल चेंज कर रही हूँ। So आपने डिसाइड कर लिया कि या चेंज? Yes, I have to change the school because हम लोग अगर मैनेजमेंट से बात करेंगे फिर भी उतना कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये थी मुंबई की एक फैमिली जिन्होंने बताया कि किस तरीके से क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, अब वो मजबूर हो चुके हैं अपने बच्चे का स्कूल बदलने के लिए। ऐसी कई मिडिल क्लास फैमिली है जो अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन प्राइवेट स्कूल में उनको अपने बच्चे को पढ़ाना है और फ्यूचर बनाना है, इसीलिए वो मजबूरन प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना पड़ रहा है। कैमरामैन धीरज के साथ नेहा सिंह, जी मीडिया, मुंबई। भारत में राइट टू एजुकेशन कानून का जिक्र हर कोई करता है। जिक्र यह भी होता है कि हर बच्चे को एजुकेशन मिलना उसका अधिकार है, लेकिन क्या वाकई शिक्षा का अधिकार इस देश के सभी बच्चों और उनके माँ बाप को वो हक दिला पाया है जिससे उन्हें जरूरी शिक्षा मिल सके? कितना कारगर राइट टू एजुकेशन? क्या बच्चों को वाकई अधिकार मिला है? क्या काफी है शिक्षा का अधिकार कानून? 7 साल पहले राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार कानून देश में लागू हुआ तो एक उम्मीद जगी कि बच्चों को सही एजुकेशन मिलेगी, हर बच्चा स्कूल पहुंचेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा हो पाया है? संयुक्त राष्ट्र की शैक्षणिक और सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 26.4 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। अब एक चौंकाने वाला आंकड़ा भारत के बारे में सुनिए। 2011 की जनगणना के आंकड़ों से 2 बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। कमोबेश 78 लाख बच्चे इस देश में ऐसे हैं जो स्कूल जाने के साथ ही काम करने के लिए मजबूर हैं, जबकि 8.4 करोड़ बच्चे बिल्कुल भी स्कूल नहीं जा पाते हैं। इन आंकड़ों के बाद अब फिर हम राइट टू एजुकेशन पर लौटते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत के चलते इस कानून ने कितना काम किया, कितने बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला, इस पर बात करना जरूरी हो जाता है। भारत में 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया। अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया। इसके तहत प्रत्येक बच्चे को उसके घर के 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक स्कूल और 3 किलोमीटर के अंदर माध्यमिक स्कूल उपलब्ध होना चाहिए। अगर स्कूल पास न हो तो उसके आने जाने की व्यवस्था हो। किसी भी बच्चे को आवश्यक कागजों की कमी के कारण स्कूल में दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता और स्कूलों में शिक्षकों और कक्षाओं की संख्या पर्याप्त रहेगी, यानी हर 30 बच्चों पर एक शिक्षक, हर शिक्षक के लिए एक कक्षा और प्रिंसिपल के लिए एक अलग कमरा उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी तरह शौचालयों की व्यवस्था होगी और बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा, यानी उन्हें पीटा नहीं जाएगा आदि। लेकिन क्या सुनने में इतना अच्छा लगने वाला ये सिस्टम वाकई इतना ही अच्छा है? देखिए इसका दूसरा पहलू।
नीति आयोग के मुताबिक साल 2010-2014 के दौरान सरकारी स्कूलों की संख्या 13,500 बढ़ी, लेकिन इनमें दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या 1,13,00,000 घटी। दूसरी तरफ निजी स्कूलों में दाखिला लेने वालों की संख्या 1,85,00,000 बढ़ी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग ने जुलाई 2017 में संसद में एक रिपोर्ट पेश की और शिक्षा का अधिकार कानून के क्रियान्वयन को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। कैग ने कहा कि अधिकतर राज्य सरकारों के पास ये भी जानकारी नहीं है कि उनके राज्य में 0 से लेकर 14 साल की उम्र के बच्चों की संख्या कितनी है और उनमें से कौन स्कूल जा रहा है और कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये वो रिपोर्ट है जिनके जरिए हमारी एजुकेशन की व्यवस्था पर देश में ही सवाल उठे। लेकिन अब एक और रिपोर्ट देखिए, वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 लर्निंग टू रियलाइज एजुकेशन प्रॉमिस में दुनिया के उन 12 देशों की सूची जारी की गई है जहां की शिक्षा व्यवस्था सबसे बदतर है। इस सूची में भारत का नंबर दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार कई सालों तक स्कूलों में पढ़ने के बावजूद भारत के लाखों बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते, वो गणित के आसान सवाल भी नहीं कर पाते। ज्ञान का ये संकट सामाजिक खाई को और बड़ा कर रहा है और इससे गरीबी को मिटाने और समाज में समृद्धि लाने का सपना और दूर होता जा रहा है। राइट टू एजुकेशन फोरम की एक रिपोर्ट ये बताती है कि 7 साल बाद देश में केवल 9.08% स्कूलों में ही इस कानून के प्रावधान पूरी तरह से लागू हो पाए हैं। लोकसभा में 5 दिसंबर 2016 को पेश किए आंकड़ों के मुताबिक सरकारी प्राथमिक स्कूलों में 18% और सरकारी माध्यमिक स्कूलों में 15% शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। बड़ी संख्या में स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। शिक्षा पर जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, उनका मकसद इस सिस्टम को नींद से जगाना था, क्योंकि शिक्षा का अधिकार कानून बनाना एक बात है, लेकिन उसे लागू करना उससे भी बड़ी चुनौती है। इन रिपोर्ट्स को दिखाने के बाद डीएनए मनी जैसे शो के रूप में हमें ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि भारत में हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना अब भी बड़ी चुनौती है। आजादी के 70 साल बाद हमारे देश में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते तो ये किसकी नाकामी है? देश में शिक्षकों की कमी है, ये किसकी नाकामी है? हम किसी भी तरह प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ नहीं हैं और ना ही हम ये मानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था खराब है। लेकिन जब हमारे सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर इस हद तक गिरेगा और प्राइवेट ही एकमात्र विकल्प बनेंगे तो मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि अगर ये सरकारी सिस्टम फेल नहीं होता तो क्या प्राइवेट स्कूलों को मनी की जरूरत पड़ती? क्या जो अंतर आज गांव और शहर के रूप में पैदा हो रहा है, क्या वो होता? इस देश में किसी एक सरकार पर आरोप लगाना बेईमानी है। लेकिन आज हम डीएनए मनी में पूछ रहे हैं कि क्या आप मानते हैं कि सरकारी स्कूलों के गिरते स्तर पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है? इसके जवाब आप हमें एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं या हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर जाकर इसका जवाब भी आप दे सकते हैं। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं 4 बहुत ही अहम मेहमान। जेएस राजपूत जाने माने एजुकेशनिस्ट हैं, एनसीईआरटी के पूर्व डायरेक्टर भी रह चुके हैं। फिरोज अजीज हैं, डिप्टी सीईओ हैं आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के, एक जाने माने फाइनेंशियल सलाहकार हैं। आरसी जैन हैं, प्रेसिडेंट हैं पब्लिक स्कूल्स एसोसिएशन के, और अशोक अग्रवाल हैं जो प्रेसिडेंट हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। मिस्टर राजपूत, पहले आपके पास आना चाहूंगा मैं। क्या आप मानते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है कि एक तरफ है सरकारी स्कूल्स उतने खुल नहीं रहे जितने की ज़रूरत है, क्वालिटी कमज़ोर है, वहाँ टीचर्स की वैकेंसीज पूरी नहीं हो पा रही हैं, और दूसरी तरफ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और उनकी जो फीस है वो बढ़ती ही जा रही हैं और ये जो गैप है ये वाइडन हुए जा रहा है। क्या आप मानते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है इस देश के लिए? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और आपने जो रिपोर्ट अभी दिखाई है उसमें आंकड़े तो नए हो सकते हैं लेकिन बाकी सारी स्थितियां सभी लोग जानते हैं, और ये कई दशकों से चल रहा है, लगातार चलता रहा है। मेरा ये मानना है कि इस देश में केवल 30% बच्चों को स्वीकार्य स्तर की शिक्षा मिलती है, करीब 20-22% वो निजी स्कूलों में और 10-12% सरकारी स्कूलों में। बाकी 60% बच्चे जो हैं उन्हें शिक्षा मिलना न मिलना करीब करीब बराबर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि इस देश में जो एक चीज नहीं समझी गई वो ये है कि सबसे ज्यादा लाभांश शिक्षा में निवेश करने से होता है।
इसके दो अर्थ हैं। पहला कि देश को फायदा होता है, अगर देश अपने सारे बच्चों का ख्याल रख सके, उन्हें सही शिक्षा और कौशल दे सके, तो वो इन्वेस्टमेंट देश के लिए होगा। लेकिन हमारे यहाँ निजी क्षेत्र में जब से लोगों का आना बढ़ा है, तब से लोगों ने मान लिया कि स्कूल खोलकर सबसे अधिक लाभांश कमाया जा सकता है, और वो कमा रहे हैं। अब एक स्थिति और मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, जो मैंने अपने अनुभव से सीखी है, और मैं जानता हूँ कि इस देश में प्राइमरी स्कूल के अध्यापक से लेकर के शिक्षा नीति निर्माण करने वालों तक, उनके बच्चों को कोई समस्या नहीं। उनके निजी स्कूल उपलब्ध हैं, अन्य स्कूल उपलब्ध हैं। जो सरकारी स्कूलों की जो स्थिति लगातार गिर रही है, उसका यही कारण है। और इसलिए मैं तो उस पक्ष का हूं कि जो लोग सरकार से तनख्वाह लेते हैं, सरकारी व्यवस्था के अंग हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है सरकारी स्कूलों को ठीक करने की, उनके बच्चों को उन्हीं स्कूलों में पढ़ना चाहिए। मैं आपको निश्चित बताता हूं, 3 साल में देश की तस्वीर बदल सकती है, और इस देश के लिए आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए, विकास के लिए, जब तक हर बच्चे को सही स्तर की शिक्षा पहले 8 साल में नहीं मिलेगी, नहीं कक्षा 8 तक या कक्षा 10 तक, तब तक हम कभी भी अपने यहाँ से बेरोजगारी और ये चीज़ों को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। हमारा जो भी हमारी नीति है, जो नियति है, जिसको कहते हैं आइडियोलॉजी ऑफ प्रोग्रेस, उसमें सबसे पहला उत्तरदायित्व है देश के हर बच्चे को तैयार करना कि वो अपना योगदान कर सके। यहीं पर हम मात खा जाते हैं, और अभी ऐसी कोई आसार मुझे दिखाई नहीं देते हैं कि सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए सचमुच कोई बहुत बड़े प्रयास हो रहे हों। जी, राइट टू एजुकेशन की जो बात आपने कही है, जब सरकारी स्कूलों में ही मापदंड नहीं माने जाएंगे, तो इन मापदंडों का फायदा क्या है? जी, सरकार आते हैं आपके पास। मिस्टर राजपूत, आऊंगा और सवाल भी हैं आपके लिए। न करके मिस्टर जैन, आपके पास आता हूं मैं। क्या आप मानते हैं कहीं ना कहीं के जो स्कूल्स हैं वो एक बिजनेस ही बनकर रह गए हैं, जो खासकर प्राइवेट स्कूल्स हैं? देखिए, जो एक पहलू आप देखते हैं वो यही देखते हैं। अगर दूसरा पहलू देखें, एक गिलास में पानी आधा है, कुछ लोग उसको कहते हैं कि आधा गिलास भरा हुआ है, और कुछ लोग कहते हैं कि आधा गिलास खाली है। ये तो अपना अपना नजरिया। बाकी अभी देखो, राजपूत जी ने भी एक बात कही कि जो पब्लिक स्कूलों का योगदान है, कुल देश में 30-32% बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है, जिसमें 22% इन्होंने पब्लिक स्कूलों का योगदान बताया। दूसरा मेरा मानना है कि सरकार जब भी कोई पॉलिसी लागू करती है, तो वो पॉलिसी कितनी इम्प्लीमेंट हो पाएगी, कितनी वो कारगर हो पाएगी। जब ये राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, तो मैंने बहुत बड़ा सवाल उसकी सरकार के सामने उठाया। मुझे उस समय के सेक्रेटरी एजुकेशन ने बुलाया भी था। मैंने कहा, जी आप बिना किसी तैयारी के इस एजुकेशन एक्ट को लागू कर रहे हैं। देखिए, आप जो 25% बच्चे रिजर्वेशन के कर रहे हैं, वो बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ सकता है, कम फीस में पढ़ सकता है, वो तो आपने ला के बैठा दिया बड़ी फीस वालों में। पर जो फीस दे के पढ़ना चाहता है, उनके लिए आपने नए स्कूल बनाए नहीं। इसलिए आप देखें, एक पेरेंट्स 30-30 नहीं 50-50 स्कूलों में अप्लाई करता है कि उसके लिए सीटें ही नहीं आपने छोड़ी। अब वो फीस देने की कैपेसिटी है, वो सरकारी स्कूल में जा नहीं सकता, कम फीस वाले स्कूल में जा नहीं सकता। दूसरा, जहाँ तक फीस का मसला आता है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है, मैंने इस बार भी एक सवाल उठाया था कि दिल्ली सरकार एक तो सबसे पहले किस स्कूल की कितनी फीस है इसको सार्वजनिक करे अखबारों के माध्यम से। दूसरा, हमने ये कहा था कि फीस के हिसाब से जिस दिन सैलरी तय कर देंगे, फीस बढ़ना बंद हो जाए। क्योंकि तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में 99 में गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला था कि जो जितनी फीस लेता है उसके हिसाब से हम सैलरी देंगे। अगर क्वालिटी की आप बात करते हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एक तरफ आप क्वालिटी की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप एजुकेशन की बात करते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। और ये मैं आपको बता दूं, खाली अगर आप दिल्ली में ही देखें तो 22 लाख बच्चा दिल्ली के इन पब्लिक स्कूलों में, जिस पे सरकार को 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ता, बल्कि इनसे सारे चार्ज कबर से लेती है। और 24 लाख बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, जिस पे 10,680 करोड़ रुपए का उसका साल का बजट आता है। तो ये जो एक योगदान है, उसको भी योगदान को सरकार को स्वीकार करना चाहिए। और मैं तो एक चीज़ और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो लोग स्कूलों का आज विरोध करते हैं, पब्लिक स्कूलों का, अभी राजपूत जी ने एक बात कही कि सरकारी स्कूलों में वो गवर्नमेंट के ऑफिसर बच्चे भेजे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया था कि सभी सरकारी अधिकारी जो है ना अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में भेजेंगे। चलो वो तो दूर की बात है, आप इन सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को फीस रिइंबर्समेंट करना ही बंद करा दें। ये जो फीस रिइंबर्स करती है गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों को पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के लिए, आप इसी को बंद करा दें, अपने आप हालात सुधर जाएंगे। पर नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ये चाहती है कि वो मैकाले की पद्धति चलती रहे,
हमको क्लर्क भी मिले, हमको चपरासी भी मिले, गेट के बाहर खड़े होने वाले चौकीदार भी मिले। गवर्नमेंट ईमानदार नहीं है कि बच्चों को एजुकेशन दी जा सके, नहीं तो क्या कारण है? अब आप देखें दिल्ली का ही मैं उदाहरण आपके सामने चलिए एक ही साथ सब कुछ बोल देंगे तो फिर और सवाल रहेंगे नहीं, थोड़ा एक एक इशू को रेस करते हैं एक टाइम पर। आपने बहुत सही बातें बोली हैं। फिरोज, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि एक जो दूसरा पहलू है वो ये भी है कि अफोर्डेबिलिटी जो है एजुकेशन की बहुत ही मुश्किल हो गई है लोगों के लिए। और हमने कुछ आंकड़े दिखाए, थोड़े डेटेड थे, लेकिन आप इस पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग के एक एक्सपर्ट हैं। एजुकेशन इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं और आप वेरियस शोज पर भी कहते हैं कि हम इन्फ्लेशन जब कहते हैं तो हम एक सीपीआई की दर मानकर चलते हैं, जो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से एवरेज पिछले 20 साल की 6.5% रही हो। लेकिन जो ज़्यादातर एक्सपेंसेस होते हैं एक हाउस होल्ड के, जिनमें एजुकेशन एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसकी इन्फ्लेशन तो उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो क्या किया जाए? एक जो हाउस होल्ड है, पेरेंट्स हैं जो अच्छी शिक्षा देना भी चाहते हैं, और कुछ आंकड़े तो कुछ प्लानर्स ने इतना तक कहा है मुझे कि अगर आप पूरी एक लाइफ साइकिल देखें एक बच्चे की हाई स्कूल तक, तो 3 से 4 करोड़ तक का भी खर्चा हो सकता है हायर एजुकेशन को इंक्लूड करके। तो ये तो अहम हो गया है कि सरकार कुछ करे ना करे। बाकी जो 3 मेंबर्स हैं, चौथे पे भी आऊँगा मैं, मिस्टर अग्रवाल, जो पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक डिबेट चलती रहेगी कि क्या सरकार कुछ कर सकती है, ठीक कर सकती है स्थिति। लेकिन अगर आप एक हाउस होल्ड हैं, आप एक कपल हैं जो बैठे हैं इस शो को देख रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? फिरोज, ये बताइए। देखिए, जैसे आपने सही कहा, फरमाया कि इन्फ्लेशन जो है, एजुकेशन की इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और हमारे रिसर्च के हिसाब से 13 से 14% इन्फ्लेशन होती है। दुगनी इन्फ्लेशन सीपीआई से मिनिमम एजुकेशन पे देखने को मिली है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, पहले जो इन्फ्लेशन हुआ करती थी वो सिर्फ हायर एजुकेशन में इन्फ्लेशन ज्यादा हुआ करती थी, और ये प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन जो था उसकी इन्फ्लेशन कम थी। अब लास्ट 3 से 5 सालों के बीच में, जैसे आपकी रिपोर्ट ने क्लियरली इंडिकेट किया कि 4 सालों की इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 9 to 10% रही है सेकेंडरी और प्राइमरी एजुकेशन की। तो उसमें एक पेरेंट को बहुत कम समय मिलता है, क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए एक आदमी को या एक लेडी को काफी टाइम मिलता है, क्योंकि बच्चा बड़ा होते होते 10-15 साल लगते हैं। पॉइंट 2, इन्फ्लेशन जो स्प्रेड हुई है हायर एजुकेशन से प्राइमरी एजुकेशन पे, वो काफी खतरनाक है। पॉइंट 3 जो है, टैक्स ब्रेक्स जो हैं वो कमेंसुरेट नहीं है। 80C के तहत आपको वही की वही जो 1.5 लाख की लिमिट है, वो सेम लिमिट में आपको ट्यूशन फीस भी यूज करनी पड़ती है। आज के दौर में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में वो लिमिट यूज हो जाती है, और ट्यूशन फी पे एक भी टैक्स ब्रेक नहीं मिलता है। और सेक्शन डी के तहत जो टैक्स ब्रेक मिलता है, काफी पेरेंट्स उसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करते। उसके बारे में एक पेरेंट को जरूर देखना चाहिए। सेक्शन डी छोटा सा टैक्स ब्रेक मिलता है, बट जो भी थोड़ा सा मिल जाए, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो सेक्शन 10 को भी उनको देखना चाहिए। सो ये 3 इंपॉर्टेंट पहलू हैं। एजुकेशन इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए सिर्फ एक ही जरिया है, एक एडिक्वेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना, एक करेक्ट एसेट एलोकेशन करना, एक ग्लोबल प्लानिंग करना। जैसे आपने सही फरमाया साहब कि 3 से 4 करोड़ की एक्सपेंसेस हो सकती हैं, तो वो प्लानिंग के बगैर ऐसी बड़ी अमाउंट इकट्ठा करना एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लिए भी काफी दिक्कत हो सकती है। और पूरा जो आपकी लाइफ का जो सबसे अहम गोल होता है, बच्चे की एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने में, आप अगर चूक जाएं तो एक पेरेंट के लिए बहुत बड़ी फेलियर मानी जाती है। तो उसके लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम इंडियंस को अपने पेरेंटहुड को रिस्पॉन्सिबली देख के उसको डेफिनेटली पूरा करना चाहिए, प्लान करना चाहिए। सो दैट्स द पॉइंट आई वुड मेक। जी, अशोक अग्रवाल जी, हमारे देश में हर चीज रेगुलेट होती है। हम जो टेलीफोन पे कॉल करते हैं उसके लिए रेगुलेटर ने टैरिफ्स के कैप लगा रखे हैं। हम म्यूचुअल फंड भी खरीदते हैं, वहाँ भी टैरिफ के कैप हैं। हम इंश्योरेंस खरीदते हैं, वहाँ टैरिफ के कैप हैं। और मैं हर ऐसी 50 चीज़ें बता सकता हूँ जहाँ पर सरकार ने अपने रेगुलेटर्स के थ्रू कैप लगा रखे हैं। क्या कारण है कि जब इतनी एक अहम चीज़ की बात आती है जो है एजुकेशन बच्चों की, उस पर हम अभी भी अप एंड डाउन कर रहे हैं कि क्या कोई किसी तरह का प्राइवेट स्कूल्स पर एक कोई कैपिंग मैकेनिज्म, कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप प्रॉफिटियरिंग नहीं कर सकते। प्रॉफिट एक बात होती है, प्रॉफिटियरिंग
एक और बात होती है। तो इसमें आप पेरेंट्स एसोसिएशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या पेरेंट्स ने कोई सब मिलकर कोई कार्यवाही की है, कोई अपील की है, दलील की है, क्या कोई विकल्प कि कैसे हम फोर्स करें हमारे भी देश में कि एक एजुकेशन रेगुलेटर हो, इफेक्टिव रेगुलेटर हो, जो इस तरह की प्रॉफिटियरिंग को रोक सके? देखिए, मनमानी फीस को लेकर आज जो है ना, मैं समझता हूँ 2018 में आ गए हम लोग, लगभग 21 साल हो गए मतलब ये लड़ाई चलते हुए। और जब 5th पे कमीशन आया था 97 में, तो दिल्ली की फीस 40 से 400% बढ़ा दी थी। तो पहली बार हमने देखा कि मिडिल क्लास जो है वो सड़कों पे आ गया और एजिटेशंस हुए, और फिर PIL फाइल हुआ, फिर उसमें एक जजमेंट हुआ जिसमें पैरामीटर्स डाले गए। और जैसे आप कह रहे हैं कि प्रॉफिटरिंग नहीं हो सकती, तो प्रॉफिटरिंग नहीं हो सकती। अब सवाल ये है कि यहाँ तो प्रॉफिटरिंग ही हो रही है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वो आपने दिखाया, इंडिकेट किया कि यहाँ तो सरकारों को यही नहीं पता कि हमारे 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं वो है कौन से हैं, उनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। 8 पॉइंट कितने करोड़ बच्चे जो है स्कूल से बाहर हैं, कितने लाख बच्चे जो है वो काम भी करते हैं, स्कूल भी जाते हैं। तो हमें एक्चुअली में ट्विन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। हमें गवर्नमेंट स्कूल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि एक कंपटीशन अगर क्रिएट नहीं करेंगे तो प्राइवेट स्कूल कोई ना कोई रास्ता जो है वो मुनाफा कमाने का करेगा। अभी हम ये भी देख रहे हैं, जैसे अभी आपने बॉम्बे का दिखाया था एक लेडी का, कि वो स्कूल बदल रही है अब नीचे। अब देखिए बच्चे के साथ कितना अन्याय होगा, है एक बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ है, 6 साल 7 साल 8 साल पढ़ा है, अब वो दूसरे स्कूल में जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम बच्चे के साथ इंजस्टिस कर रहे हैं। यहाँ देखा है कि बहुत सारे जो ब्रांड नेम स्कूल्स हैं वो स्कूल खरीद रहे हैं, और ऑल ऑफ ए सडन जैसे खरीदते हैं एकदम 4 गुना 5 गुना फीस कर देते हैं। ऐसे गुड़गांव में किस्से हुए हैं, चंडीगढ़ में हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं। पूरे देश के पेरेंट्स आज जो है ना, मतलब कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग दुखी हैं। और उसमें अब देखा गया है कि हमें एक कानून की ज़रूरत है, एक नेशनल लॉ की ज़रूरत है। अभी कोई 7-8 राज्यों ने कानून बनाए हैं अपने, और वो मतलब ठीक है। सबसे पहला कानून तमिलनाडु ने बनाया था 2009 में फीस को रेगुलेट करने का, और वो बहुत अच्छा था। अभी गुजरात वाला भी बहुत अच्छा है, जो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। तो अब सवाल ये है कि एक तरफ तो हमें गवर्नमेंट स्कूलों को इम्प्रूव करना पड़ेगा, है उसका कोई वो नहीं है, कोई उसका वो नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं है, वो हमें करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो प्राइवेट स्कूल है उनकी फीस पे लगाम लगानी पड़ेगी, और उसके लिए ज़रूरत है कि नेशनल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कानून लाए। और सेंट्रल गवर्नमेंट ला सकती है, अब तो हमारे पास 8-9 स्टेट्स ने कानून बनाया, उसी को उससे सीख लें। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कानून न दिए। और हमारा एक और भी ये कहना है कि क्योंकि ये प्रॉफिटिंग बिजनेस नहीं है, एजुकेशन ही देश के अंदर ऐसा है जिसके अंदर आप प्रॉफिट नहीं कर सकते, तो आप क्यों नहीं पेरेंट्स को अपने स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी में 50% जो है रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। अगर आप स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी में प्राइवेट स्कूल के रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो मुझे लगता है कि सिर्फ फीस पे लगाम नहीं, पूरे सिस्टम पे लगाम हो सकते हैं। लेकिन अब ये सरकार, जिस सरकार को ये नहीं पता कि हमारे स्कूल में हमारे देश में बच्चे इस उम्र के कितने हैं, उस सरकार से हम क्या कहें कि वो क्या कर पाएगी। मिस्टर राजपूत, वही सवाल जो मैंने मिस्टर अग्रवाल से भी पूछा कि क्या आप मानते हैं कि अब वक्त आ गया है कि कम से कम जो प्राइवेट स्कूल है उनमें जो फीस किसी तरह के एक दायरे में रहे? कोई ये नहीं कह रहा है कि आप कंट्रोल करें, हम एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी से दूर जा रहे हैं एज अ कंट्री, लेकिन कितने ऐसे कंज्यूमर के क्षेत्र हैं जहां पर रेगुलेटर हैं और वो कहते हैं कि आप इससे ज़्यादा नहीं फी ले सकते, या जो भी सर्विस के चार्ज है नहीं ले सकते, तो क्यों ना एजुकेशन में ऐसा हो? देखिए, इसमें अपनी बात कहने के पहले मैं कहूंगा कि एक नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बनाई गई थी, जिसका मैं पहला चेयरमैन था। वहां पर भी यही था कि बीएड के कॉलेजेस बहुत से खुले हैं, उनको रेगुलेट किया जाए। कुछ वर्ष तो वो काम हुआ, लेकिन उसके बाद वो संस्था काम नहीं कर पाई। हमारे जो रेगुलेटर्स हैं उनकी साख बहुत नीचे आ गई है। आप जानते हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE, और लोगों का उन पर विश्वास नहीं रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इस निजी स्कूलों और अस्पतालों को मनमानी करने की पूरी छूट दे दी जाए। उसका अनेक उदाहरण हम लोग देखते हैं, रोज देखते हैं। इसलिए कुछ न कुछ सरकार को आना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए। मेरे को बहुत से स्कूल के मैनेजमेंट्स ने कहा है
कि सरकार हमें प्रॉफिट कमाने दे, उसकी एक सीमा निश्चित करे, जैसे अभी अग्रवाल जी ने कहा, और हम अब टैक्स देने को तैयार हैं। इस पर विचार होना चाहिए। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए पेरेंट्स को मैनेजमेंट कमेटीज में आना चाहिए, मेरा ख्याल अवश्य आना चाहिए, और बाकी सिविल सोसाइटी से भी कुछ ऐसे लोगों को लेना चाहिए जिनका रेपुटेशन हो, जिन्हें लोग जानते हों और जो इन चीज़ों को देख सकें। सबसे बड़ी कमी है ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दूसरा कि मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने के संबंध में पिछले 2 साल से जो भी काम हुआ है उसमें सरकार को भी हिस्सा लेना चाहिए। केंद्र सरकार इस पर विचार करे कि क्या वो रेगुलेशन ला सकती है, और ये कहना कि लिबरलाइजेशन है, हम रेगुलेशन हटाएं, ये हमारे देश में वो स्थिति नहीं आई। देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि अगर 60% बच्चे आपके देश में ऐसे हैं, 60-70%, जिनको आप शिक्षित ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो आपके विकास की स्थिति क्या होगी? आप कितनी बड़ी बेरोजगारी से आप सामना पड़ेगा। अभी जो स्किल डेवलपमेंट की बात 3 साल पहले बड़े जोश से शुरू हुई थी, उसकी स्थिति क्या है, इस पर विवेचन होना चाहिए। इस पर बहुत बड़ी एनालिसिस की जरूरत है। मुझे लगता है बच्चों के साथ 2 चीजें हुई, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसको जोड़ना भी पड़ेगा। माल न्यूट्रिशन की समस्या पर भी बहुत से आंकड़े हैं, वहां पर भी हम बहुत सफल नहीं हो रहे। और एक मैं अपने अनुभव से आपको एक बात और कह दूं, मैंने भारत सरकार में 5 साल रह करके सारे देश में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और इस तरह की स्कीमों को देखा, और मैंने पाया है कि जब तक राज्य सरकारें इसमें युद्ध स्तर पर कार्य नहीं करेंगी, केंद्र सरकार बहुत प्रभावी नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये ठीक है कि शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में है, केंद्र स्कूल शिक्षा में बहुत मदद करता है, बड़ी बड़ी स्कीम्स देता है, लेकिन राज्य सरकारें जब तक अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण नहीं करेंगी, समाज को तैयार नहीं करेंगी, सरकारी स्कूलों के मैनेजमेंट में भी पेरेंट्स को लाना चाहिए और इस पर बहुत अच्छे ढंग से गहराई से विचार विमर्श करना चाहिए। जैन साहब, आपसे एक सवाल मेरा, बिल्कुल हाँ या ना में जवाब दीजिए और फिर आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अपना आंसर। क्या आप मानते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी फीस ज्यादा है? क्योंकि जब 6ठा वेतन आयोग आया तो हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि वो हर स्कूल के अकाउंट चेक करके ये बताए कि किस स्कूल की कितनी फीस होनी चाहिए, पर वो जो अनिल देव सिंह कमेटी बनी उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। दूसरा ये है कि अगर आप स्कूल से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कमरे बढ़िया हो, बेंच बढ़िया हो, टीचर बेहतरीन हो, सारी सुविधाएं हो, तो उसके लिए आपको खर्च करना ही पड़ेगा। हाँ, ये मेरा मानना ज़रूर है कि सरकार जो है अगर अपने स्कूलों की स्थिति सुधार ले तो शायद पेरेंट्स को एक अल्टरनेट अरेंजमेंट मिल जाएगा, पर सरकार का इस तरफ कोई ध्यान है नहीं। अभी आप देखिएगा 7th पे कमीशन दिल्ली सरकार ने लागू किया है और आप यकीन मानिएगा कि जहां 22% से लेकर 62% तक टीचर की सैलरी में इजाफा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सरकार तो अपने खर्चे तरह तरह से सेस लगा के पूरे कर लेती है। पब्लिक स्कूलों के पास तो ट्यूशन फीस के अलावा कोई और ऐसा जरिया नहीं है कि जिससे वो बढ़े हुए खर्चों को पूरा कर सके या सैलरी को लागू कर सके। तो ऐसी स्थिति में और सारे चार्ज कमर्शियल, आप देखिए सर DD लैंड के स्कूलों पे सवाल उठता है कि वो उनको फ्री में ज़मीन मिली है, पहले तो मिली नहीं। अगर मिली भी है तो कितने दिन तक आप उनसे 25% बच्चे फ्री में पढ़ाएंगे? जो खर्चा आज 3 बच्चों के ऊपर 1 बच्चे का डल रहा है, उससे उस पेरेंट्स की कमर टूट गई है जो उसे फीस देनी पड़ती है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करूंगा। पहले मेरी क्लास में 50 बच्चे होते थे, मैं 50,000 रुपये एक बच्चे से लेता था, 1,000 तो 50,000 मेरे इकट्ठे हो जाते थे। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, 40 बच्चे कर दिया, वो 50,000 मुझे 40 बच्चों से लेने हैं। अब उन 40 में से भी 10 बच्चे मेरे यहाँ फ्री पढ़ रहे, तो वो 50,000 रुपये मुझे अब 30 बच्चों से लेने हैं, तो 1,000 रुपये से 1,700 जो फीस हुई है उसमें स्कूल की कहाँ गलती है? ये तो सरकार का जो मैनेजमेंट है, सरकार की जो पॉलिसी है, वो जब तक पॉलिसी बनाने से पहले हम जैसे लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हैं, जिन्होंने 40-40 साल शिक्षा को समर्पित किया है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जब तक आप पॉलिसी बनाने में हम जैसे लोगों को नहीं जोड़ेंगे तब तक ये पॉलिसियाँ बनती रहेंगी। इस प्रकार से वो हवाई होती रहेंगी। आज भी मैं देख रहा था कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो 9% ही कामयाब है। मैं तो आप तो 9% फिर भी बता रहे हैं, पर जब ये लागू किया था तो मैंने कहा था 5% से ज़्यादा कामयाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने उन बच्चों के लिए कोई अरेंजमेंट किया ही नहीं। अभी आपने एक नियम बना दिया कि हिंदुस्तान में बिना मान्यता के स्कूल नहीं चलेगा। मैं झुग्गी बस्ती में एक स्कूल चलाता हूँ, मैं उसके मेट्रो स्टेशन के नीचे पिलर के सामने 250 बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं बंद कर देता हूँ उसको, वो बच्चे कौन पढ़ाएगा?
आपने कानून बना करके जो इस प्रकार से जो एनजीओ हैं, जो इस प्रकार से समाज सेवी हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना निःशुल्क बिना किसी पैसे के योगदान देना चाहते हैं, आपने उनको रोकने का प्रयास करा। आपने उसमें 8th क्लास तक नो डिटेंशन पॉलिसी ला करके शिक्षा का बेड़ा गर्क किया। अब आप एक सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा हूँ, शिक्षा के अधिकार, एक आधा मिनट, शिक्षा के अधिकार कानून में आपने कहा भी एलिमेंट्री एजुकेशन तक आप फ्री में बच्चों को शिक्षा देंगे। अब एक बैच जो है ना अभी 31 मार्च को कंप्लीट हो रहा है, जिसका एलिमेंट्री एजुकेशन समाप्त हो जाता है। अभी दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार ने, किसी भी स्टेट ने ये फैसला नहीं किया कि जो बच्चा अब 9th क्लास में आएगा और EWS का उसका अधिकार खत्म हो जाएगा, उसकी फीस सरकार देगी, बच्चा देगा, कौन देगा? वो बच्चा सीधा है तो ड्रॉप आउट होगा, क्योंकि स्कूल को सरकार वो फीस रिइंबर्स करेगी नहीं, पेरेंट्स की इतनी कैपेसिटी नहीं है। उस पर अभी तक विचार नहीं हुआ, जिसको मैं 1 महीना पहले इस मुद्दे को उठा चुका हूँ। तो सरकारों की, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। समय की पाबंदी है, पूरा ये ऐसा इशू है जिस पर बार बार हमें आना पड़ेगा और डिस्कस करना पड़ेगा। मिस्टर राजपूत, फिरोज अजीज, RC जैन और अशोक अग्रवाल, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, अपना पहलू सामने रखने के लिए। आज DNA मनी में हमने आपसे पूछा था कि क्या आप मानते हैं कि सरकारी स्कूलों के गिरते स्तर पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है? इसके जवाब में 86% लोगों का कहना है हां, जबकि 10% लोग मानते हैं नहीं। और अब वक्त हो गया है DNA समरी का। आज हमने स्कूल फीस और एडमिशन का मुद्दा उठाया। हमने इस विषय को गहराई तक समझने की कोशिश की। हमने जाना कि प्राइवेट स्कूल ऐसे वक्त में जरूरत बने जब सरकारी स्कूल अपना दायित्व निभाने में नाकामयाब हो गए। लेकिन हर चीज को प्राइवेट सेक्टर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है, वहीं एजुकेशन को मुनाफा कमाने का जरिया भी नहीं बनाया जा सकता। हमारी सरकार और लोगों से अपील है कि प्राइवेट स्कूल भी काम करें, लेकिन एजुकेशन का पूरी तरह का कमर्शियलाइजेशन ठीक नहीं होगा। सरकार और समाज मिलकर कम से कम 12वीं तक की पढ़ाई का बोझ कम करें, ताकि बच्चे कम से कम 12वीं तक अच्छी और सस्ती अफोर्डेबल पढ़ाई कर सकें। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।